गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो सेशन में हम अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार की व्याख्या करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अरस्तू एक महान दार्शनिक था, एक महान राजनीतिक शास्त्री था, राजनीतिक शास्त्र का तो जनक था। और उन्होंने लगभग राजनीतिक शास्त्र के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब पर अपने विचार व्यक्त किए और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उस पर मंथन किया और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। परंतु दास्ता संबंधी विचार का समर्थन करके उन्होंने अपने पूरे चिंतन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इसके लिए उनके जीवन काल से ही उनकी घोर आलोचना की गई है और उनके पूरी चिंतन प्रणाली पर लगभग एक धब्बा सा है। तो क्या कहता है अरिस्टोटल दास्ता के संबंध में, उसकी चर्चा हम करेंगे। अरस्तु निजी संपत्ति का समर्थक था और अपने गुरु प्लेटो के अभिभावक वर्ग के लिए सार्वजनिक संपत्ति का विरोध करता था। निजी संपत्ति के अवधारणा के संदर्भ में वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दो प्रकार के संपत्ति होती है, निजी संपत्ति होती है। एक निर्जीव संपत्ति और दूसरा सजीव संपत्ति। निजी संपत्ति जिसमें धन, धरती, उपकरण इत्यादि सम्मिलित हैं। उनकी ये मान्यता थी कि इन संपत्तियों का तब कोई उपादेयता या उपयोगिता नहीं है या उससे प्रोडक्टिविटी तब तक संभव नहीं है जब तक सजीव संपत्ति उसके पास उपलब्ध नहीं। और सजीव संपत्ति के अंतर्गत आता है दास व्यवस्था। और इसलिए वो मानता है कि किसी भी परिवार के कुशल संचालन के लिए उस परिवार के पास दोनों ही प्रकार की संपत्ति का होना अति आवश्यक है। यदि ये संपत्ति उसके पास नहीं है, एक संपत्ति नहीं है, तो फिर उस परिवार का जीवन निर्वहन संभव नहीं होगा, उस परिवार का संचालन संभव नहीं होगा। तो इसलिए सर्वप्रथम प्लेटो इस बात को रेखांकित करता है कि दास जो है वह एक परिवार की जीवित संपत्ति है और इन संपत्ति के अभाव में परिवार के सदस्यों का विकास संभव नहीं है, परिवार का कुशल संचालन संभव नहीं है। इसलिए दास परिवार का एक अनिवार्य अंग है। अपने इसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए वह दास व्यवस्था को और न्यायोचित ठहराने की कोशिश करता है और इस दिशा में वो कहता है कि दास एक प्राकृतिक संस्था है। दास एक प्राकृतिक संस्था है, इट्स ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। वो कैसे? उनकी मान्यता है कि प्रकृति ने ही मनुष्यों के बीच असमानता पैदा की है। ये मनुष्यों के द्वारा पैदा की हुई असमानता नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्य प्रकार के विसंगतियां, विषमताएं जो प्रकृति ने पैदा की है, उसी तरह मनुष्यों के बीच भी जो है ये असमानता पैदा की है कि एक वर्ग को विवेक प्रधान, बुद्धि प्रधान बनाया है और दूसरे वर्ग को कंपेंसेट करते हुए यदि उसके पास बुद्धि या विवेक नहीं है तो उसको शारीरिक बल प्रधान बनाया है। एक के पास विवेक है, बुद्धि है, तर्क है, तो दूसरे पास शारीरिक संपत्ति है, शारीरिक बल की संपत्ति है और ये दोनों मिलकर एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर जो है वो समाज को पूर्ण करते हैं। तो उनकी मान्यता कि एक दास को भी प्रकृति ने बनाया है और स्वामी को भी प्रकृति ने बनाया है, मास्टर को भी प्रकृति ने बनाया। दोनों ही वर्ग जो है वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और जैसा कि वह अपने गुरु प्लेटो से ग्रहण करता है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करने हेतु ही जो है इन वर्गों का निर्माण किया गया है। इसीलिए यह मनुष्यों के द्वारा बनाई गई नहीं है और प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के अनुकूल है। इसलिए जो है ये संस्था पूर्णतः न्यायोचित संस्था है।
दूसरी महत्वपूर्ण जो है आर्गुमेंट, तर्क वो देता है कि यह संस्था राज्य के संचालन, राज्य के कार्य के संचालन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। वो कैसे? उनकी मान्यता थी कि नगर राज्य में सिटीजन या नागरिक वही है जो नगर राज्य के राजनीतिक व्यवस्था में भागीदार है और नगर व्यवस्था के न्यायिक प्रशासन एवं वैधानिक निर्माण के कार्यों में भाग लेता है। उन्होंने नागरिकता की परिभाषा को बहुत सीमित किया था कि वही लोग जो है नागरिक कहलाएंगे जो लोग राज्य के सरकारी कार्यों में या सरकार के न्यायिक, वैधानिक और कार्यकारी कार्यों में भाग लेते हैं। और ये वो लोग होंगे जिनके पास बुद्धि होगा, विवेक होगा। विवेकपूर्ण व्यक्ति ही जो है राज्य के कार्यों का संपादन कर सकता है। और इसीलिए राजनीति शास्त्र को कला के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि ये सीखी नहीं जाती, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। इसलिए राजनीतिक कार्य करने की क्षमता जो है वो केवल एक वर्ग में है, और वो वर्ग है जिसमें बुद्धि और विवेक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो प्रकृति ने जिस वर्ग को इस गुण से नवाजा है, वही वर्ग जो है वो राजकार्य में भाग ले सकता है। अब राज्य कार्य करने के लिए वो कहता है कि उसे लीजर की आवश्यकता, उसे अवकाश की आवश्यकता होती है। यदि वह अपने परिवार के सभी प्रकार की आवश्यकताएं, जिसमें दैनिक आवश्यकताएं हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, इस तरह की सभी आवश्यकताओं के लिए जो संसाधन है, ये जुटाने का कार्य यदि वो स्वयं करता है अपने और अपने परिवार के लिए, तो उसके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। जो है पर्याप्त समय के अभाव के कारण वो उन कार्यों को या अपने कर्तव्यों को, राजकार्य में भाग लेने और उसको संपादित करने के कर्तव्यों का पूर्णतः संपादन संभव नहीं होगा उसके लिए। इसलिए जरूरी क्या है कि जो वर्ग नागरिक है, अर्थात वो वर्ग जो राजकार्य में भाग लेता है, न्यायिक प्रशासन या कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, उसके पास पर्याप्त अवकाश हो ताकि वो चिंतन कर सके, पूरी निष्ठा और अपने विचारों को केंद्रीभूत करके वो संपूर्ण शक्ति, मानसिक शक्ति जो है वह इन कार्यों में लगा सके। इसके लिए जो है दास का होना जरूरी है। और दास का होना जरूरी इसलिए कि दास उनके दैनिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन को जुटाने का, संसाधन को पैदा करने का कार्य कर देता है। और इस तरह से वो उस व्यक्ति को, जो परिवार का मुखिया है, परिवार का संचालक करता है, उसको उन कार्यों करने की आवश्यकता नहीं होती और वो समय उसका बच जाता है और वो अवकाश का प्रयोग वो राज्य के कार्य में लगाता है। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी दास व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरी बात वो कहता है कि दास व्यवस्था दोनों के लिए, दोनों ही वर्ग के लिए लाभकारी है। स्वामी वर्ग के लाभकारी इसलिए है कि उसके पारिवारिक सदस्यों के लिए जो आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो उत्पादन के कार्य हैं, वो सारे कार्य जो है वो संपादित करता है और इस प्रकार से वह परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है और परिवार के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि दास व्यवस्था न हो तो पारिवारिक संचालन की जो गतिविधि है उसमें अत्यंत कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए प्रथम तो स्वामी वर्ग के लिए वो बहुत लाभकारी है और स्वामी वर्ग को वह अवकाश भी देता है, जिस अवकाश का उपयोग राज्य के कार्यों में किया जा सकता है।
दूसरी ओर वो कहता है कि ये व्यवस्था दास के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि दास जब स्वामी के साथ रहता है और स्वामी के निर्देशन में काम करता है, अर्थात एक शरीर विवेक के निर्देशन में काम करता है, क्योंकि शरीर को हमेशा विवेक के निर्देशन में ही कार्य करना चाहिए। तो पहले भी हमने इस बात को कहा है कि राज्य की चर्चा करते हुए अरस्तु कहता है कि राज्य एक शारीरिक इकाई की तरह है, और शारीरिक इकाई में विभिन्न अंग का महत्व है, परंतु उन सभी अंगों में बुद्धि का, विवेक का, मस्तिष्क का एक विशेष महत्व है। और पूरे शरीर का उद्धार या पूरे शरीर का उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब पूरे शरीर के अंग मस्तिष्क के आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर दास का उद्धार तभी संभव है जब वो विवेक के आज्ञा का अनुसरण करे, विवेक के आज्ञा का पालन करे और धीरे धीरे अपनी क्षमता का विकास करे, और क्षमता का विकास इस हद तक करे कि उसे मुक्त करने की स्थिति पैदा हो जाए, और स्वामी जो है उसको एक ऐसा समय आया है कि स्वामी उसे दास व्यवस्था से मुक्त कर दे, ये देखते हुए कि दास अब जो है अपने कार्यों का संचालन स्वयं करने में सक्षम हो गया है। तो इस प्रकार से वो दोनों ही वर्ग के लिए जो है बहुत ही लाभकारी है। आगे दास व्यवस्था संबंधी विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि दास दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्राकृतिक, जिसकी तो प्रकृति से दास है, जिसको प्रकृति ने ही दास बनाया है, या प्रकृति ने ही उसमें विवेक नहीं दिया है, उसमें केवल शारीरिक बल की प्रधानता दी है, वो केवल शरीर से काम कर सकता है, विवेक से वो सोच नहीं सकता, इसलिए उसे विवेक के निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए एक तो वो है जिसे हम प्राकृतिक दास कहते हैं, जिसको प्रकृति ने ही, परमात्मा ने ही दास बनाया है, और दास को यदि अपना उद्धार करना है, यदि अपना उत्थान करना है, तो उसे स्वामी के निर्देशन ही अर्थात विवेक के निर्देशन में कार्य करना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ग का दास जो है वह वैधानिक है। वे लोग दास बना लिए जाते हैं जो युद्ध में पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में जो हार जाता है वो विजयी सेना के द्वारा उसे अपना दास बना लिया जाता है। लेकिन अरस्तु इस जो है दास प्रथा का समर्थन नहीं करते। आगे वो दास के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि दास के साथ उदारता का भाव रखना चाहिए। दास तो क्या आपके परिवार का सदस्य की तरह है, परिवार के अभिन्न अंग की तरह है, इसलिए जिस प्रकार से आप परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से दास के साथ भी व्यवहार होना, मतलब अच्छा व्यवहार होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, ऐसा नहीं अत्याचारी नहीं होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। और तीसरी बात कहता है कि दास को मुक्त करने की दिशा में भी स्वामी को निरंतर सोचना चाहिए कि दास का विकास करने में वो उसका सहयोग करे, दास के बुद्धि का विकास करने में उसका सहयोग करे, और जब उसे लगे कि दास में पर्याप्त जो है बुद्धि का विकास हो गया तो उसे मुक्त करने के बारे में भी सोचे। एक और महत्वपूर्ण बात जो झलकती है, जो वो कहता है, जिसमें अहंकार झलकता है, वो कहता है कि ग्रीक लोगों को दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो लोग विवेकी हैं, विवेक युक्त है, बुद्धि युक्त है, और उसे दास नहीं बनाया जा सकता। तो अरस्तु इस तरह से दास व्यवस्था की चर्चा करता है। दास व्यवस्था की गंभीर आलोचना की गई है। आलोचना में पहली आलोचना तो यही कर सकते हैं कि यह प्रजातांत्रिक आदर्शवादी मूल्यों के विरुद्ध है। जहाँ प्रजातंत्र, आज के आधुनिक प्रजातंत्र उन आदर्शों पर टिका है जिसमें मानव के मध्य समानता है, एक रूपता है, और उनको समान अधिकार इसलिए मिलने चाहिए कि सभी मानव हैं। वो अरस्तु के दास संबंधी विचार इस प्रजातांत्रिक मूल्यों का विरोध करता है। दूसरी आलोचना की जाती है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, ये मात्र कल्पनाओं पर आधारित कि प्रकृति ने किसी में शारीरिक बल दिया है और किसी में बुद्धि दिया है और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह की कोई बात हुई है, और ना ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार अब तक विकसित हो गया है जिसके कारण से यह निर्धारित किया जा सके कि इसमें विवेक है या बुद्धि। और इसीलिए तीसरी आलोचना की जाती है कि अरस्तु ने किसी मापदंड का उल्लेख नहीं किया कि कौन करेगा और कैसे करेगा, कि कौन व्यक्ति
स्वामी बनने योग्य है, कौन व्यक्ति दास बनने योग्य है, और स्वामी भी कब ये निर्णय लेगा कि जो है दास में इतना विवेक विकसित हो गया है कि उसे उसे जो है मुक्त करने की आवश्यकता। और इस तरह से जो है अरस्तु जो है किसी प्रकार के आधार या किसी प्रकार के मापदंड या किसी प्रकार के ऐसी संस्था की बात नहीं करता है जो इस बात का निर्धारण करे कि कौन किस वर्ग का सदस्य होगा या प्रकृति ने किसको किस वर्ग का सदस्य बनाया है। चौथी बात, इनके विचारों में अंतर्विरोध भी दिखाई देता है। एक और तो कहते हैं कि दास प्राकृतिक है, प्रकृति ने दास बनाया है और उसमें शारीरिक बल की प्रधानता दी है। दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि उसे मुक्त किया जा सकता है, उसमें विवेक विकसित हो सकता है। जब प्रकृति ने ही किसी को उदास बना दिया है तो उसमें फिर विवेक और उसमें शारीरिक बल की ही प्रधानता है, विवेक नहीं है। और उसे विवेक के निर्देशन में अपना अपना कार्य करना होगा, अब विवेक के निर्देशन में ही अपना जीवन यापन करना होगा और उसी में उसका उद्धार है। तो फिर उसे मुक्त करने के संदर्भ में बात की बेमानी है। अगली आलोचना की जाती है कि अरस्तु अपने जातीय अहंकार से बाहर नहीं निकल पाया। उसे इस बात का अहंकार था कि वो ग्रीस का नागरिक है, ग्रीस है, ग्रीक का नागरिक है, और ग्रीक लोग जो हैं वो संसार के अन्य जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनसे सुपीरियर हैं, उनसे उच्च हैं, और इसलिए उन्हें तो किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बनाया जा सकता, जबकि दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोग प्राकृतिक रूप से दास हैं क्योंकि उनमें बुद्धि विवेक नहीं है। तो इस तरह से अरस्तु के दास संबंधी विचारों की आलोचना की जाती है। धन्यवाद। आज